नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी, डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 में अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये अभी हम CE 3003 पे जो लास्ट पेपर आया था 2021 में, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये उस पे दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आशा है आप लोगों ने उसको अच्छे से किया होगा। अभी हम 3 अंकों वाले प्रश्न यानी 3 मार्क्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसको ध्यान से देखें और तैयारी करें। हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी। वी आर रेडी टू कंप्लीट सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, एक खोखले वृत्ताकार खंड का आंतरिक व्यास 40 mm और चौड़ाई 5 mm है। एक्चुअली ये चौड़ाई शब्द का प्रयोग सही नहीं हुआ है, ये मोटाई शब्द होना चाहिए। मोटाई इंग्लिश वर्जन में सही लिखा हुआ है। इसका परिच्छेद मापांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश देखिएगा। ए होलो circular section has 40 mm internal diameter and 5 mm thick. यहाँ साफ लिखा हुआ है thick. Find its section modulus. तो क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक होलो सर्कुलर सेक्शन दे रखा है। ये इसकी एक्स एक्सिस होती है, ये इसकी मोटाई है। इसका अंदर का डायमीटर जो है 40 mm है। देखिएगा अंदर का डायमीटर ये 40 mm है। और जो इसकी थिकनेस है, आपको दिख रही है थिकनेस है, ये थिकनेस ये इसकी 5 mm है। ये थिकनेस जो इसकी है 5 mm है। तो ये बार का डायमीटर हो जाएगा कितना? 40 + 5 + 5, ये हो जाएगा 50 mm। देखिएगा 40 5 5 50। हम क्या होते हैं नॉर्मली स्मॉल डी लिखते हैं अंदर के डायमीटर को, और बाहर का डायमीटर लिखते हैं कैपिटल डी। हमें निकालना है परिच्छेद मापांक यानी कि सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस इसके लिए आप लिखेंगे Z = IX/Y max। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई मैक्स क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस है जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं, उससे इस सेक्शन के अधिकतम दूर फाइबर की दूरी। ये देखिएगा ये है न्यूट्रल एक्सिस। इससे सबसे ज्यादा दूर जो सेक्शन है वो ये वाला है। सेक्शन नहीं कहना चाहिए, सबसे ज्यादा दूर बिंदु। ये डिस्टेंस जो है ये वाली, ये वाई मैक्स है। और वाई मैक्स जो इसमें है वो आप देखेंगे बाहरी व्यास का आधा होगा। और बाहरी व्यास कितना है? बाहरी मतलब कि एक्सटर्नल डायमीटर,
50 का आधा 25 mm। और IX जो है वो आप जानते हैं π/64 इंटू D4 माइनस D4। तो आप अगर देखें निकाल के इसको IX को, तो π/64, बार का डायमीटर कितना है इसका 40 की पावर 4, अंदर सॉरी बार का है 50, तो 50 की पावर 4 माइनस 40 की पावर 4, ये आएगा mm4 में, किसमें आएगा मिलीमीटर 4 में। इकाइयों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जब आप IX निकालेंगे इसका, तो π/64, देखिए अगर आप 50 की पावर 4 करनी है तो पहले आपको 4 की पावर 5 की पावर 4 करो। 5 की पावर 4 कितनी होती है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, और 50 में एक जीरो आ रहा है ना, तो पावर 4 है, तो यहाँ 4 जीरो आ जाएंगे। अरे ये काम आपका कैलकुलेटर करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 4 की पावर 4 कितनी होगी, 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, 16 की स्क्वायर करेंगे तो 256, और यहाँ भी 4 जीरो आ जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं अभी आपके सामने, ये देखिएगा 625, 625 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए, माइनस 256 के आगे भी 4 जीरो, 3 जीरो, 256 के आगे भी 4 जीरो लगा दिए, और इजिकल टू कर दिया। इंटू पाई करना है, इंटू पाई कैसे आएगा, तो इसका शिफ्ट दबा के 10 की पावर 8 दबा दो, ये पाई आ गया, देखिए इंटू, देखिए इंटू पाई इजिकल टू हो गया अपॉन 64, अपॉन 64 किया, तो ये आ गया कितना 18, ये आया 181132, 181132, 132 181 132.45 मैं बहुत धीमे धीमे करा रहा हूँ काम, ताकि हर स्टूडेंट इसको समझ सके। कोई मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझको परीक्षा नहीं देनी है, मुझे तो आप लोगों को समझाना है। तो बहुत स्लोली काम कर रहा हूँ एक एक चीज को आपके सामने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ देखिएगा Z इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस IX 181 132.45 अपॉन वाई में एक्साइज का 25, इसकी इकाई आएगी mm3। ध्यान रखना सेक्शन मॉडुलस की इकाई होती है इसकी यूनिट मिलीमीटर क्यूब, तो जेड का आंसर आ जाएगा बटा 25 करना बस, और क्या करना है इसको, तो बटा 25 कर दिया मैंने, तो ये आ गया 7245, 7245.298 mm3, 7245.298, ये इसका आंसर आ गया। आंसर को बाद में हाईलाइट करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 नंबर का है क्वेश्चन, जो करें परीक्षा में तो एक लाइन जरूर खींचे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, जरा देखते हैं। समांतर अक्ष प्रमेय एवं लंबवत अक्ष प्रमेय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स
on parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है सेक्शन बी के जो 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, एक एवं इसका उत्तर 5 लाइन या 50 शब्दों में दीजिए। तो आपको कोई ज्यादा डीप में नहीं जाना है, शॉर्ट से शॉर्ट में आपको काम करना है। और मैं आपको यहाँ पे जो कराऊंगा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए काम कराऊंगा। तो आपको इसमें समांतर अक्ष में पर भी लिखनी है, जिसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक कोई कैसा भी एक एरिया बना दो, एरिया इसकी ये सीजी शो कर दो और ये बता दो कि उसकी एक्स एक्सिस है, इसको जी कहते हैं, केंद्रक सेंट्रॉइड आई एक्स, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, जिसे कह दो ए बी। क्योंकि एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, तो आप ऐसे एरो लगा दो, ये पैरेलल का सबूत होता है। हमें एक्स एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ए बी की अबाउट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये जो ए बी लाइन है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ए बी का हमको पता करना है। तो इनके बीच की दूरी को आप एच कह दें, एच। तो ये जो आई ए बी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी which is parallel to x axis is equal to ix plus a into h square. ये थ्योरम काम में कब लेते हैं? ये थ्योरम तब काम में लेते हैं जब हमें आई ए बी पता हो और आई एक्स निकालना हो, या आई एक्स पता हो और आई ए बी निकालना हो, बस। यानी कि ज्योमेट्रिक एक्सिस जो होती है एक्स एक्सिस, उसके अबाउट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके पैरेलल किसी लाइन के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नॉर्मली ये आई एक्स पता होता है और उसमें ए एच स्क्वायर जोड़कर आपको आई बी निकालना होता है। व्हाट इज ये जो आपने देखा एरिया जिसकी बात चल रही है, इस एरिया को, इस फिगर का जो एरिया है वो हमने ए का है। व्हाट इज एच? इस एरिया की जो सीजी है, उससे जो अक्ष गुजरती है, ज्यामितीय अक्ष यानी कि ज्योमेट्रिक एक्सिस, उस एक्सिस और जिस एक्सिस के अबाउट इसकी जो समांतर है, पैरेलल है, उसके बीच की डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये फॉर्मूला याद रखना बस। तो एक लाइन लिख दें, व्हेन ix is known and IAB is required to find out this theorem is used. This theorem is used. बस जब आई एक्स यानी कि एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पता हो और उसके समांतर किसी अक्ष यानी कि ए बी की अबाउट पता करना हो, तब ये प्रमेय काम में लेते हैं। ये मैंने शॉर्ट में काम किया। आपको जैसे एक्स एक्सिस की अबाउट पता होती है ना, तो ए बी का अबाउट निकालना, ये वाई के अबाउट लागू हो सकती है।
अगर वाई एक्सिस के अबाउट पता होता तो उसको आई वाई कहते। आई वाई इक्वल टू क्या होता, ये जो सी जी है ना, इससे गुजरने वाले जो वाई एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती, जैसे ये एक्स के पैरेलल नहीं है, वैसे ही कोई वाई के पैरेलल होती, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती। जैसे मैंने ए बी कहा है, उसको मैं सी डी कह देता हूँ मान लो। तो आई सी डी निकालना होता है तो क्या करते, आई वाई प्लस ए एच स्क्वायर। तो आई वाई तो होगा जी से गुजरने वाले वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एच जो होगा, जैसे यहाँ एच है ना, एक्स एक्सिस और उसके समांतर रेखा के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड इट्स पैरेलल। तो उसमें जो एच होता है वो वाई एक्सिस और उसके पैरेलल जो लाइन है उसके बीच की दूरी होती है। एनीवेज, ज्यादा हमको ज्यादा लंबा करना नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन दे रखी आते हैं आपको। इतना अगर आप फिगर बना देंगे, ये सब लिख देंगे, तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, फुल मार्क्स। फिगर बना दिया, लाइन शो कर दी, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एच, इस पे लिख दिया, ए बता दिया आपने, इस फिगर का एरिया जो ए है, ये फिगर मैंने ऐसे ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ये हमको चूंकि दिया तो है नहीं, तो हमको अपने मन से कुछ मानना पड़ेगा। तो मन से कुछ मानते हैं, जनरली कैसे भी हो सकता है। आपको सीजी पता है, इसकी सीजी कहाँ होगी, सब कुछ आपको पता होता है परीक्षा के अंदर। तो ये हो गया। अब लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लंब अक्ष प्रमेय। लंब अक्ष प्रमेय। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी प्लेन फिगर के लिए 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है उसके क्रॉस सेक्शन में, और जेड एक्सिस होती है उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। आई एक्स एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई एम आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, एंड आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ध्यान रखें, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये जो 3 एक्सिस है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हिंदी में कहेंगे परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत। वैसे तो हम 2D के अंदर 3D बनाना मुश्किल होता है, लेकिन समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस होगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इनके बीच का एंगल तीनों का हमेशा 90 डिग्री होता है। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, वाई और जेड के बीच में 90, और एक्स और जेड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। परस्पर लंबवत में देखा ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है लाइज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ, इन क्रॉस सेक्शन जो भी होता है, बीम की बात है तो बीम के लिए, कॉलम हो तो कॉलम के लिए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती है वो होती है क्रॉस सेक्शन के अंदर, और जो जेड एक्सिस है ये है परपेंडिकुलर टू क्रॉस एक्सिस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के लंबवत, अनुप्रस्थ काट के लंबवत।
तो ये सब बातें अगर आप लिखेंगे, खास करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, तो ये सब बातें लिखेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। अब कितना भी आप सोच लो कुछ तो लिमिट क्रॉस होगी, तो कोशिश करें आप भी कि शॉर्ट में लिखें। मैंने जो लिखा है वो आपको समझाने के लिए, मुझे हर चीज समझानी पड़ती है, मुझे परीक्षा नहीं देनी है, मुझे आपको समझाना है। अब समझ के इसको आप चाहे तो वहां अगर आप एग्जाम में ये लिख देंगे ना, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ये एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ, ये वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ, ये जेड के अबाउट, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने आपको डिटेल में समझा था कि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 और 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, यंग प्रत्याशा मापांक को परिभाषित कीजिए एवं समझाइए। यंग प्रत्याशा मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity. It is denoted by capital E and it is given by E is equal to stress upon strain, where P is equal to stress and E is equal to strain. लेकिन ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि विद इन इलास्टिक लिमिट होगा ये। अगर आपने इलास्टिक लिमिट का रेफरेंस नहीं दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, कर सकते हैं, हो सकता है ना भी दे। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब कि आप इतना बल ना लगा दें, इतना फोर्स ना लगा दें कि चीज खींच जाए तो वो खींची रह जाए, वापस लौट के अपनी इनिशियल पोजिशन में ना आए। ये अलग प्रश्न बनता है प्रत्याशा का। तो इलास्टिक लिमिट में अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ आपको मैं समझाना चाहूंगा शॉर्ट के अंदर, ये हुक के नियम से बना है। किससे बना है ये? हुक के नियम से। मैं यहाँ थोड़ा रेफर करूंगा हुक्स लॉ। वैसे तो ये आ गया, छोटा सा आंसर देना होता है, आपने आंसर दे दिया, इससे ज्यादा आंसर आपको देना नहीं है, यही आंसर है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता, क्या लिखता? इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे होंगे। इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह कैपिटल ई बराबर स्मॉल पी बटा स्मॉल ई के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां स्मॉल पी जो है वो प्रतिबल है और स्मॉल ई जो है वो विकृति है। और ये प्रतिबल विकृति जो है ये प्रत्याशा की सीमा में है। तो प्रत्याशा की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग का प्रत्याशा मापांक कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको और रेफर करता हूँ मैं। हुक्स लॉ जो था, हुक्स लॉ वो क्या था? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है।
और ये समानुपात का चिन्ह हम हटा सकते हैं और एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, दैट इज कैपिटल ई। कैपिटल ई जो हो गया वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। तो अपन यंग के मॉडुलस को हुक्स लॉ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप चाहो तो ये रेफरेंस दे सकते हो एग्जाम में। ये कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन स्मॉल ई कैसे बना? ये यहां से बना फ्रॉम हुक्स लॉ। ये करके अपना आंसर पूरा हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं E is constant for a particular material. E is constant for a particular material. E constant for a particular material. यानी किसी दिए गए पदार्थ के लिए कैपिटल ए का मान अचर होता है। जैसे स्टील की बात करते हैं तो ए का मान फिक्स है, कॉपर की है तो ए का मान फिक्स है, लकड़ी है तो ए का मान फिक्स है। तो ये बदलता नहीं है, चाहे वो किसी भी एंगल पर काम में लें उसको। एक बार मेटेरियल फिक्स हो गया ना, पदार्थ फिक्स हो गया, उसका यंग्स मॉडुलस भी फिक्स हो गया। तो कैपिटल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, ये आप लिखना ना भूलें। और दुनिया का सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल यानी जिसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है वो कौन होता है? स्टील। स्टील और स्टील ई इज मैक्सिमम। कुछ बातें लिख देनी चाहिए। स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी जो होता है सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मली आप देखते होंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये स्टील दिया होता है। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कार्यकारी प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक को समझाइए। कार्यकारी प्रतिबल एवं सुरक्षा गुणांक। इसको हम कहते हैं कार्यकारी प्रतिबल को वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस एंड इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और ये है सुरक्षा गुणांक बराबर चरम प्रतिबल बटा कार्यकारी प्रतिबल। कार्यकारी प्रतिबल अगर मैं इसको लिखूं इंग्लिश में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ये मैंने इसको लिख दिया इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश में जो पढ़ते हैं बच्चे उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अब सुरक्षा का अर्थ तो मैंने बता दिया आपको कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस आती है किसी स्ट्रक्चर पर, उतनी आने पर वो सुरक्षित रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला काम लेंगे। आपको चरम प्रतिबल दे रखा होता है, कार्यकारी प्रतिबल दे रखा होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालना आना चाहिए।
जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रक्चर मजबूत होगा पर महंगा होगा, ठीक है ना। इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी is increased, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान जब बढ़ाया जाता है, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल will also increase, will also increase. Cost of material, cost of construction, cost of construction will also increase. भाई मेटेरियल की तो कॉस्ट जो है वो रहेगी, उसमें क्या करना है, लेकिन हाँ आप मेटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, तो जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, आप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो बढ़ जाएगा, अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखनी है तो। इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन will also increase. Although structure will be more safe, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब बढ़ा जाता है ना, तो जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है, जो संरचना बनाई है, वो मजबूत तो होती है, सुरक्षित भी होती है, लेकिन नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। हम जब डिजाइन करते हैं तो उसकी जो डिजाइन में क्या होता है, स्ट्रेंथ और इकोनॉमी दोनों पे ध्यान दिया जाता है। इतनी कम स्ट्रेंथ भी ना हो कि वो फेल हो जाए, और इतनी ज्यादा महंगी भी ना हो कि कोई उसको आसानी से एफोर्ड ना कर सके। तो इसके बीच का एक जो होता है कंडीशन, जिसमें दोनों बातें कवर हो जाती है, इकोनॉमी भी और सेफ्टी भी, तो वो डिजाइन सबसे अच्छी मानी जाती है। ये हम जब कभी डिजाइन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो डिसाइड करती है कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का। अगर कंस्ट्रक्शन महंगा है और मजबूत है तो डेफिनेटली उसकी फैक्टर सेफ्टी ज्यादा है, और कंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए सस्ता है और कमजोर भी है तो फैक्टर सेफ्टी कम होती है। ये आप ध्यान रखें इस चीज को, तो ठीक रहेगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि कारीगरी जो प्रतिकूल होता है, वर्किंग स्ट्रेस, देखिएगा वर्किंग स्ट्रेस, कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ये वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम अल्टीमेट स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग लगा, मैं इसको FOS लिख देता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आप देखिएगा अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं, वो तो अल्टीमेट स्ट्रेस तो आपके डिपेंड करती है ना, लोड क्या लग रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर। आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लीजिए ज्यादा रखी, जो ये तो फिक्स, ये तो कांस्टेंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है कांस्टेंट है, ये जो है वो रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप ज्यादा रखेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस कम आएगी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर आप कम रखेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा आएगी। अगर आपने इसको कम रखा तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी। आप यहाँ एक बात और देख सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस अगर कम है, देखो ये डिनोमिनेटर, अगर ये स्ट्रेस कम करेंगे
तो सेफ्टी बढ़ जाएगी। और ये स्ट्रेस अगर हम वर्किंग स्ट्रेस को ज्यादा करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस को ज्यादा करेंगे, उस केस में ये जैसे बढ़ेगा ना, तो नीचे जो बढ़ता है डिनोमिनेटर, तो वैल्यू इसकी घटती है, तो ये सेफ्टी घट जाएगी। तो कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि ये महंगी क्यों होती है, रचना संरचना क्यों महंगी होती है। क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रेस मैंने निकाल के बताया आपको, ये होती है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा कब होगी, वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा कब होगी, जब एरिया कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगी, और अगर एरिया ज्यादा हो तो स्ट्रेस कम होगी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम अगर एरिया ज्यादा रखेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस कम आएगी, और एरिया ज्यादा रखने का मतलब आपने मटेरियल कॉस्ट ज्यादा काम ली है। एरिया किसी कंस्ट्रक्शन का एरिया ज्यादा कब होता है, जब दीवारें मोटी हो, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसकी जैसे वो नींव वगैरह अच्छी भराई की हो, तभी एरिया ज्यादा होगा ना उसका, रेस्टिंग एरिया। नेचुरली कॉस्ट बढ़ेगी। इस बात को आप अच्छे समझे इस चीज को। तो मैंने आपको शॉर्ट के अंदर में आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ। आपको उत्तर देना था कि भाई कार्यकारी प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक के बारे में समझाइए, ये प्रश्न था हमारा। कार्यकारी प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक को समझाइए। तो आपको सिंपली ये लिखना था कि सुरक्षा गुणांक जो होता है, यानी कि जो फैक्टर सेफ्टी होती है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होती है। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर उत्तर पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये तो होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और कार्यकारी प्रतिबल निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस तरह से। और ये बात आप लिखनी पड़ेगी, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंक्रीज्ड, cost of construction will also increase, although structure will be more safe। कुछ बातें लिखने से क्या होता है कि हर चीज का जो आपने उस पर पॉइंट आउट किया होता है तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। ये आपके एक चैप्टर जो है सेकंड, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें हम पढ़ेंगे टेंसाइल टेस्ट, ये अपने तनाव परीक्षण। तो उसमें ये काम आते हैं, वर्किंग स्ट्रेस है, फैक्टर सेफ्टी वगैरह। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी सर, ये आपको दी गई एक कैंटिलीवर भी है। इस कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी बनाइए। आपको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बहुत आसान है। देखिएगा, ये तो आपने बना दिया बीम को 2 मीटर 1 मीटर, ये 2 मीटर है, यहाँ से ये 1 मीटर है। थोड़ा यहाँ कर देते हैं। तो एक लोड यहाँ लगा, पॉइंट लोड, एक पॉइंट लोड यहाँ लगा हुआ है। ये लगा हुआ है आपके 20 किलो न्यूटन, ये लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। और ये दूरी जो आप देख रहे हैं, ये है 2 मीटर, और ये जो दूरी आप देख रहे हैं वो 1 मीटर। तो जब आपको डायग्राम बनाना हो ना, एसएफडी बीम डी शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम, तो कुछ प्रोजेक्शंस ले लीजिएगा ऐसे, इस तरह से, यहाँ से। और आपको कुछ नोटेशन ध्यान रखने पड़ेंगे, शीयर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, सारा। तो हम जो नोटेशन बनाएंगे उसके हिसाब से ये डायग्राम बनेगा पॉजिटिव। तो हम
ये बनाएंगे एक बेस लाइन और इसके ऊपर बनेगा पूरा शीयर फोर्स डायग्राम। पॉजिटिव कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको निकालनी होती है रिएक्शन। 20 और 10, 30 किलो न्यूटन का फोर्स बीम के ऊपर आ रहा है और सपोर्ट बेचारा एक ही है, सारा भार ये तो लेगा कोई। इट इज नॉट सिंपली सपोर्टेड बीम को 2 सपोर्ट मिलकर उठाएंगे भार को, एक ही उठाएगा। तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। देखिए 30 किलो न्यूटन का रिएक्शन होगा यहाँ पे। उसके अलावा ये फिक्स्ड मोमेंट है, सॉरी फिक्स्ड सपोर्ट है, आबद सिरा है। तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है? मोमेंट लेता है। फिक्स्ड सपोर्ट हमेशा मोमेंट लेता है, वो मोमेंट वहन करता है, रजिस्ट करता है। आप देखेंगे ए पर, राइट में देखेंगे तो ये 20 और 10 दोनों राइट में नीचे लग रहे हैं फोर्स। नीचे देखो, एरो नीचे नहीं है। तो इस सपोर्ट को देखते हुए, या इस पे अगर मैं निकालू बेंडिंग मोमेंट, राइट में देखेंगे तो दोनों ही मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो एक क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रहा है इस फिक्स्ड एंड पर। तो जो रजिस्टिंग मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखें, हमेशा जो रिएक्शन होती है वो एक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। अगर मैं कहूं आपसे कि मोमेंट एट ए कितना होगा, ए पर मोमेंट कितना होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। हम एक नोटेशन आपको भी दिखाएंगे, उसमें ये है कि अगर राइट हैंड में कोई मोमेंट क्लॉकवाइज है, नेगेटिव होता है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो ये होगा मोमेंट 20 इंटू 2, तो माइनस में लिखूंगा कि मैं इसको नेगेटिव मोमेंट मानने वाला हूँ। 20 इंटू 2, 20 इंटू 2। मोमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3। ये जो आप देख रहे हैं एम वो आएगा माइनस 20 दूना 40, 10 दिया 30, माइनस का 70 किलो न्यूटन मीटर। दरअसल ये क्लॉकवाइज मोमेंट, अभी माइनस प्लस को कुछ समय के लिए दिमाग से निकाल दो, कुछ समय के लिए इसको भूल जाओगे, माइनस 1 प्लस है। ये पक्की बात है कि क्लॉकवाइज है, क्योंकि एक ही राइट में देख रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो जितना क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है इस सपोर्ट पर, उतना एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक रेजिस्टिंग मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। ये था क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कितना? उतना ही, 70 किलो न्यूटन मीटर। आपको यहाँ माइनस नहीं लिखना है, यहाँ माइनस मत लिख देना, क्योंकि हमने बना दिया ना इस प्रकार से ऑपोजिट। वैसे बता दूं, जब बेंडिंग मोमेंट की बात हम समझाएंगे अभी आपको, तो सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को नेगेटिव कहते हैं। ये हमने बनाया, इसके पीछे एक कारण मैंने क्यों बनाया अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब हम क्या करेंगे कि वैसे तो मैं चाहूँ तो इसका डायग्राम सीधा बना सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। मुझे क्या दिक्कत है? अगर मैं, मुझे कहा जाए बनाने की, तो मैं 2 मिनट सॉल्व कर दूं सवाल को। पर आपको समझाना जरूरी है ना, समझना तो आपको है। तो आपको हर चीज को मैं डिटेल में जाके समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में हर चीज बैठ जाए और आप उसको बाद में शॉर्ट में कर सके। देखिए, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर 2 पॉइंट लोड है, और ए बिंदु पर ये 30 किलो न्यूटन रिएक्शन है, और रिएक्शन भी पॉइंट लोड की होती है। आपने अगर मेरे यूनिट 2 के वीडियोस देखे हैं तो मैंने बताया उसके अंदर कि जहां पॉइंट लोड होता है वहां पे शियर फोर्स की कैलकुलेशन 2 बार की जाती है। एक बार उस पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं करते हुए, दूसरी बार करते हुए।
और जहां पर भी पॉइंट लोड होता है या रिएक्शन होती है वहां एसएफडी अपना वहां शेरफोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आती है। देयर विल बी अ वर्टिकल लाइन एट द प्लेस वेयर देयर इज पॉइंट लोड और रिएक्शन। देखिए यहाँ पॉइंट लोड है, शेरफोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आएगी। यहाँ पॉइंट लोड है, वर्टिकल लाइन आएगी। यहाँ रिएक्शन है, वर्टिकल लाइन आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब देखिएगा बी पे हम देखते हैं शेयर फोर्स कितना है, एफ बी। ध्यान से देखेंगे शेयर फोर्स में क्या होता है कि मैं थोड़ा यहाँ एक काम करता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे नोटेशन लिखने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कुछ भी। कैलकुलेशन नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे एफ बी की पहली वैल्यू आएगी 0। इसे कहेंगे जस्ट टू द राइट ऑफ बी। ये देखिएगा अगर मैं इस बी बिंदु के, मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पॉइंट लोड होगा वहां आपको shear फोर्स की गणना 2 बार करनी पड़ेगी। यू शुड कैलकुलेट shear फोर्स 2 times एट पॉइंट्स वेयर देयर इज पॉइंट लोड और रिएक्शन। एक बार उस लोड को नहीं मानते हुए, एक बार उस लोड को मानते हुए। जैसे मान लीजिए मैं ये जो बी पॉइंट है इसके जस्ट राइट में खड़ा हूं। मैं कहता हूं ना जब जस्ट राइट या जस्ट लेफ्ट, इसका मतलब बी पॉइंट ही होता है। लेकिन जस्ट राइट पॉइंट की क्या होती है डेफिनेशन? Point is that geometric figure in which there is no any length, no any width and no any thickness. बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, केवल इसकी स्थिति पता होती है यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसके जस्ट राइट में खड़ा हूँगा, और shear फोर्स की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? किसी सेक्शन के राइट या लेफ्ट की वर्टिकल जो फोर्सेज है उसकी एल्जेब्रिक सम। तो अगर मैं राइट में खड़ा हूँगा इस पॉइंट के जस्ट राइट में, और राइट में ये देखूंगा कोई फोर्स ही नहीं है, नेचुरली 0 होगा ये। और जैसे बी पे दूसरी बार वैल्यू निकालूंगा, अब मैं क्या हो गया कि इस बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आ गया, जस्ट लेफ्ट में। मैं फिर कह रहा हूँ जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट कहने की बात है, पॉइंट बी ही है। लेकिन वहां चूंकि सडन चेंज हो रहा है ना, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट। जैसे ही मैं इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आऊंगा और राइट में देखूंगा, अगर मैं इस बिंदु के बाएं और आगे खड़ा हो जाऊं जस्ट बाएं, और राइट में देखूं तो 10 का फोर्स मुझे नजर आएगा राइट में नीचे। और राइट में नीचे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये देखिए मैं बनाता हूँ डायग्राम इसके चिन्हों के लिए। shear फोर्स डायग्राम की बात कर रहा हूँ। अगर राइट में कोई फोर्स नीचे है और लेफ्ट की ओर देखो ऊपर है, इसको हम प्लस कहेंगे। इसका उल्टा, राइट में तो ऊपर है और लेफ्ट में नीचे है, इसको हम माइनस कहेंगे। ये हमारे shear फोर्स डायग्राम की नोटेशन है। हम राइट में देख रहे हैं, राइट में नीचे है तो प्लस, राइट में ऊपर है तो माइनस। हम जब बी के जस्ट लेफ्ट में खड़े हो गए थे, यहाँ पे बी के जस्ट लेफ्ट में, और राइट में देखा था ये फोर्स नीचे है, और राइट में नीचे क्या होता है? प्लस होता है। तो हो गया प्लस का 10। क्या लिखेंगे? जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब हम निकालेंगे एफ सी, shear फोर्स एफ सी। अब देखिएगा बी से सी के बीच में कोई लोड नहीं है, नो एनी लोड। अगर मैं सी के जस्ट राइट में खड़ा हो जाऊं, सी के जस्ट राइट में, और राइट में ही देखूं, केवल एक वो लोड है बस, यानी कि कांस्टेंट चल रहा है, यानी 10 का 10 ही रहेगा। जस्ट टू द राइट ऑफ सी। और सी पे दूसरी बार फोर्स निकालता हूं मैं। अगर मैं सी के जस्ट लेफ्ट में आ जाऊं और राइट में देखूं, तो मुझे 2 फोर्स दिखेंगे, 10 भी दिखेगा और 20 भी दिखेगा, दोनों नीचे। और राइट में नीचे क्या होता है? राइट में नीचे क्या होता है? प्लस। ये आ जाएगा 10 तो आएगा ही आएगा, ये 10 तो चले रहा था, 20 और जुड़ जाएगा उसके अंदर। 10 + 20 = 30 किलो न्यूटन।
ये आएगा जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट लेफ्ट में। अब मैं ए पे आ रहा हूं, सी से लेकर ए के बीच में कोई लोड नहीं है, यानी सी का जस्ट लेफ्ट और ए का जस्ट राइट एक ही फोर्स रहेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट के राइट में देखेंगे दो फोर्स नीचे है, इवन इस पॉइंट के राइट में देखेंगे तो वही दो फोर्स नीचे सेम रहेगा। मैं लिखूंगा इसको एफ ए, शीयर फोर्स एट ए। मैं पहले लिखूंगा जस्ट टू द राइट ऑफ ए, वही रहेगा 40 रहेगा सेम। कितना ये 20 30, 10 और 20 30, ये रहेगा 30 किलो न्यूटन। ये होगा जस्ट टू द राइट ऑफ ए। और एक बार मैं ए पे और निकालूंगा, क्यों? इसलिए कि ये रिएक्शन वाला बिंदु है। जैसे मैं इसके लेफ्ट में आऊंगा ए के, जैसे मैं ए के लेफ्ट में आऊंगा जस्ट लेफ्ट में और राइट में देखूंगा, देखो एक तो ये ऊपर है, ए के दो नीचे, नीचे कितने हैं 30, वो हो गए आपके +30, और ये 30 ऊपर, राइट में ऊपर, राइट में ऊपर देखिएगा, ये सेक्शन के राइट में और ऊपर माइनस है, तो आपका क्या होगा 30 - 30 बराबर 0 हो जाएगा, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। अभी आपको बनाना है डायग्राम, बहुत आसान है। आप देखेंगे सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही है, 0 आ रही है, 0 10 10 30 30 0। क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मैंने बेस लाइन नीचे बना दी ताकि ऊपर भी कुछ बना सकूं। अगर मैं गलती से बेस लाइन यहाँ बना देता, ऊपर जाने की जगह नहीं मिलती मेरे को। अच्छा, कई बार सारी वैल्यू नेगेटिव भी आती है, तो उस केस में बेस लाइन को ऊपर बढ़ाऊं ताकि नीचे काम कर सके। अब देखिए 20 आपके मैक्सिमम कितना है 30, और मान लो मैं इस चीज को यहाँ तक 30 कहता हूँ, भाई ये 30 हो गया, तो भाई अगर ये 30 है तो ये होगा 10, ये होगा 20। तो देखिएगा साहब, हल्का हल्का बिल्कुल अंदाज लेने के लिए। बी पर देखिएगा, बी पर दो वैल्यू है, 0 भी है और 10 भी है। तो देखिए और कैसा चित्र बन रहा है इसका, बी पे प्लस आ रहा, देखिए बी पर दो वैल्यू आ गई, दिख रहा आपको ये, बी पर देखो ये 0 भी है 10 भी है। उसके बाद चूंकि कोई लोड है ही नहीं तो कांस्टेंट चलेगा, और जैसे ही सी आएगा 10 का 30 हो जाएगा प्लस के अंदर, 10 का 30 तो 10 ये 20 30 यहां से लाइन चली जाएगी। अब सी से लेके ए के बीच में कोई लोड ही नहीं है तो कांस्टेंट चलेगा, और जैसे ए पे आएंगे तो 30 से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है, 0 हो जाएगा। ये देखिएगा, आप इसको थोड़ा शेडेड कर दें, और यहाँ पे लिख दे इसको 10, यहाँ लिख दे आप यहाँ 30, यहाँ लिख दे आप 30, ये लिख दे 0, यहाँ लिख दे 0, और ये पूरा पॉजिटिव आया था पॉजिटिव। यहाँ लिख दे SFD, शीयर फोर्स डायग्राम। अब आपने 30 30 10 लिखा, ये क्या है किलो न्यूटन, तो ये ब्रैकेट में कर दें शीयर फोर्स इन किलो न्यूटन, तो ये आपको बार बार के एन लिखना नहीं पड़े। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको बेंडिंग मोमेंट निकालने पड़ेंगे, वो मैं निकाल लेता हूं। कारण क्या, ए पे तो मैं मोमेंट निकाल चुका हूं ऑलरेडी, -70। अब ये क्यों निकाला, यहाँ पर ये स्पष्ट करूंगा, हालांकि ये इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है, मैं ये निकाले बगैर भी ये चैप्टर ये क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है इसलिए ये काम कर रहा हूँ।
तो वही काम करते हैं, देखिएगा। वीडियो नंबर 2, पेज नंबर 7, चैप्टर नंबर, तो इसमें क्या सभी क्वेश्चन पेपर है ना, ये तो CE 3003 डिप्लोमा 3rd सेम, सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021। यहाँ हम करेंगे, ये हमने सारी जो की थी ना कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशंस ये की थी फॉर शेरफोर डायग्राम, हमने शेरफोर डायग्राम के लिए की थी। अब हम कर रहे हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिएगा, ये जो बी पर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो बी के राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ लोड ही नहीं है, तो मोमेंट जीरो होगा। तो फ्री एंड पर हमेशा मोमेंट जीरो होता है, MB 0 ध्यान रखना। मोमेंट एट फ्री एंड इज ऑलवेज 0। अच्छा, मैं 0 मैंने कहा था इसके राइट में कोई फोर्स नहीं है, तो आप कह सकते हैं सर इसके लेफ्ट में तो है, फिर 0 कैसे होगा? तो मैं आपको लेफ्ट से करके बताता हूँ 0 कैसे होगा। अगर मैं लेफ्ट से भी निकालता हूं, लिख देता हूं फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से निकाल क्या रहा हूं मैं, MB, यानी बी पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं। अब देखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं ना, अच्छा पहले तो आपको बता दूं इसके नोटेशंस क्या होंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। अगर किसी सेक्शन के राइट में अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, राइट में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव मोमेंट। ध्यान रखना, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा, अगर राइट में क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में जाके कर रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। आप अगर डायग्राम बनाते हैं कोई भी शीयर फोर्स का या बेंडिंग मोमेंट का, उसके नोटेशन जरूर है कि आपने किन नोटेशंस को यूज किया है, प्लस किसको का है, माइनस किसको का है। ये अगर नहीं करें तो आपको नंबर कट जाएंगे। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, बनाते किसी और नोटेशन से लिख कोई और देते हैं, वो तो बिल्कुल गलत होता है। अब आप देखो इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट क्या बात चल रही है, तो इसको देखो, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज। आप यूं समझो, किसी भी सेक्शन के राइट में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? अगर राइट में फोर्स ऊपर लग रहा है तो, अगर राइट में फोर्स ऊपर लग रहा है तो भी होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट में क्लॉकवाइज कैसे होगा? अगर लेफ्ट में कोई ऊपर फोर्स, देखो ये दोनों फोर्स ऊपर जाएंगे तभी तो ऐसे मोमेंट बनेगा इस प्रकार से, और ये फोर्स देखो नीचे आ रहा है तभी तो ऐसा मोमेंट बना आपका ये। तो दिमाग में अगर बैठाना है कोई चीज को, तो कई बार चीजें ऐसी होती है जो आपको रटनी पड़ती है। आप इसको इस प्रकार से रट सकते हैं। मैं समझने की बात तो कह चुका हूँ कि राइट में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज को प्लस कहेंगे, और उल्टा राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कहेंगे, तो समझने की बात है। लेकिन याद रखने की ऐसा बात करता हूँ मैं आपको कि अगर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, मोमेंट नेगेटिव। और अगर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, फोर्स होगा पॉजिटिव। ये रटने के लिए ऐसे, नॉट बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए जरा इस चीज को, हम बी पे निकाल रहे हैं मोमेंट, बी पे।
तो बी पे निकालेंगे तो इससे 10 किलो न्यूटन मोमेंट तो जीरो होगा, क्योंकि ये तो बी पर ही लग रहा है फोर्स, तो इस फोर्स का मोमेंट तो जीरो होगा। ये जो आप देख रहे हो 70 किलो न्यूटन मीटर, ये प्योर मोमेंट है, ये एक्चुअली रेजिस्टिंग मोमेंट है, शुद्ध आघूर्ण है। और ये कैसा लग रहा है, देखो हम लेफ्ट में देख रहे हैं और लेफ्ट के अंदर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज उसको हम नेगेटिव कहते हैं, ध्यान है ना, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। ये आपका माइनस का 70 है, मैं पहले तो लिख चुका था, ये माइनस 70 ऑलरेडी लिख चुका था सारा। मैं जब यहाँ पे मोमेंट निकालूंगा तो लेफ्ट के सारे मोमेंट को कंसिडर करूंगा, तो ये -70, -70। अब कई बच्चे गलती कर जाते हैं, उठा करते हैं, मोमेंट यहाँ निकाल रहे हैं ना, 70 है ना, तो सर 70 इंटू ये 3 कर देते, अरे नहीं करना, ये प्योर मोमेंट ही है, 70 किलो न्यूटन मीटर तो मोमेंट ही है, इसको इंटू नहीं करना है। हाँ, ये जो रिएक्शन लग रही है ऊपर 30 किलो न्यूटन की, इसको आप करना पड़ेगा 30 इंटू 3, ये करना पड़ेगा। अब आप जब मोमेंट देख रहे हो इस सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर, मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी समझाया था, ऊपर फोर्स लगता है तो मोमेंट प्लस, नीचे लगता है माइनस, ये फोर्स रिएक्शन का ऊपर लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, कितना, ये देखिए रिएक्शन तो है 30 किलो न्यूटन, दूरी है 3, तो +30 × 3, +30 × 3, और ये देखिए बचा, ये नीचे है तो -20 × 1, -20 × 1, और आप देखेंगे ये जीरो ही आ रहा है। अब देख लें, 30 या 90 प्लस का है, माइनस का 70, माइनस का 20, 90 माइनस हो गए, जीरो हो गए। वैसे भी आपने देखा कि जब इसके तो उधर कोई फोर्स है ही नहीं, तो फोर्स ही तो जीरो होगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सी पे निकालना चाहता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट सी। देखो सी पे निकालने के दो तरीके, आप चाहे तो राइट से निकालो, चाहे तो लेफ्ट से निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मेरी राय है कि राइट में निकालो, जल्दी करने के लिए। मैं राइट में देख रहा हूँ सी पे। अच्छा, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स सी पे लग रहा है, इसके कारण तो इसमें कोई मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि जिस बिंदु पर मोमेंट, जिस पॉइंट पर कोई लोड लगता है, उस लोड का मोमेंट उस बिंदु पर नहीं होता। तो ये लग रहा है 10 का नीचे, नीचे लग रहा है, और नीचे की ओर अगर फोर्स है तो मोमेंट कैसे लेते हैं अपन, निगेटिव, ये देखेगा। तो फोर्स नीचे की ओर है तो मोमेंट निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, -10 × 1, ये हो गया -10 × 1 बराबर -10 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, अब मैं ये वाला मोमेंट जो है, ये मैं लेफ्ट से निकाल सकता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट, और -10 ही आएगा। अगर मैं सी पे निकालू मोमेंट लेफ्ट से, ये तो ये प्योर मोमेंट 70 का, -70 तो चलेगा चलेगा, वो तो जैसे पहले था ना -70 यहाँ भी रहेगा। और ये जो रिएक्शन है ऊपर की ओर, ये हो जाएगा +30 × 2, +30 × 2, +30 × 2, तो माइनस का तो 70 है और प्लस का 60 हो गया। ये -10 किलो न्यूटन मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो मैंने कहा। आप देख रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको चाहिए कि जिधर से कैलकुलेशन कम हो वहां से करो। एमसी हो गया। और एम ए तो मैं आपके निकाल ही चुका था पहले से, एम ए तो हमने शुरू में निकाल दिया था, -70। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने माइनस का जो निकाला शुरुआत में, क्यों निकाला। ये इसलिए निकाला ताकि अपन हर चीज को समझ सके। अगर मैं ये नहीं निकालता है मैं, तो मैं आपको कैसे समझा पाता इस 70 माइनस का, कहां से लाता। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम। उनकी वैल्यूज देख लो जरा, यहाँ कितनी थी 0, यहाँ कितनी है 10, और यहाँ कितनी है 70। देखिएगा एम ए पर 70 है, ये 70 है, बी पर 0 है, सी पर -10 है।
तो माइनस की 10 है और माइनस की 70 है। देखिए सब वैल्यू माइनस में आ रही है। जब सारी वैल्यू माइनस में आती है ना, तो हमको बेस लाइन ऊपर बनानी चाहिए, ऊपर, ताकि नीचे जगह मिल जाए आपको। नीचे माइनस होता है, वो सारी वैल्यूज प्लस में आ रही थी, इसलिए बेस लाइन नीचे बनी ताकि ऊपर जा सके। तो ये तो ऐसा भी था। अब ये सिर्फ डायग्राम की बेस लाइन थी, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बेस लाइन है, ये वाले। अब देखिएगा बी भी कितना है, 0। सी भी कितना है, 10। अब देखिए हमको 10 भी शो करना है और 70 भी शो करना है, और जगह हमारे पास ये सारी। मान लीजिए मैं इसके नीचे नहीं बढ़ना चाहूँ, ये मेरी लिमिट है, तो मैं 70 इसको कह रहा हूँ, ये 70 है। अगर 70 यहां से लेके यहां तक है, तो 10 कितना हो? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर 70 ये है, ये कितना होगा? 70 का था 35, भाई ये 70 है ना, ये 35, ये 35 है, तो ये कितना हो गया? 17.5। ये 17.5, तो ये करीब 10 यहाँ आगे हो जाएगा, यहाँ आगे हो जाएगा, ये करीब 10 है। ये देखिएगा, ये 10 का हो गया। तो हम हमारे पास में पॉइंट आ गया। देखो, एक ये पॉइंट आ गया, एक वो 0 वाला पॉइंट है, और एक ये 70 वाला पॉइंट है। अब कुछ बातें आपने ध्यान से सुनी होगी मेरे पिछले वीडियो जो कि मैंने यूनिट 2 में, यूनिट 3 में बना रखे। मैंने बता रखा है कुछ प्रॉपर्टीज है कि जिस पोर्शन में एसएफडी में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। जिस पोर्शन में एसएफडी में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, उस पोर्शन में बीएमडी में तिरछी लाइन आएगी। तो देखिए अब तिरछी लाइन आएगी, ये 0 से देखिए इतना, ये तिरछी लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन ध्यान रखना। और यहां भी देखिए लाइन हॉरिजॉन्टल है, इस पोर्शन में भी तिरछी लाइन आएगी। देखिए इस प्रकार से। और ये आपका फिक्स मोमेंट है। जैसे वो रिएक्शन थी ना, वो तो ऐसे ये मोमेंट वाला कर देते हैं। और ये बेस लाइन तो है ही। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक, और ये कर देंगे पूरा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। ये कितना था? 10। ये कितना था? 70। ये कितना था? 0। ये पूरा आपने माइनस का है, ये पूरा आपका प्लस का है। मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने तो आपको बहुत डिटेल में समझाया, इतना एग्जाम में नहीं करेंगे। एग्जाम में तो एक फिगर बनाया, ये वाला, ये फिगर बनाया, ये फिगर, और फिगर बनाना क्या बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम। ये कितना टाइम लगा इसके अंदर? 0 10, 10 30, 30 0। और कितना टाइम लगा यहाँ पर? 0, -10 और -70। ये सब नहीं करना आपको, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना। शुरू वाला एम ए आप निकाल चुके, एम ए इसको बाद में निकालेंगे। एम ए बाद में, ये निकाला मैंने बाद में, ये निकाला नहीं मैंने, इसको देख के लिख दिया था। ये तो मैंने क्रॉस चेक करना था ना, इसलिए सब काम किया आपको समझाने के लिए। ये काम जो मैंने किया है, इसमें मुझको तो समय लगा है, लेकिन ये सवाल करने में आपको पेपर में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ध्यान से सुनो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का ही है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में डेफिनेटली आया होगा। तो ये 2 3 4 5 6 मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए इस वीडियो के अंदर, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस को। और कुल क्वेश्चन कितने 3 नंबर वाले देखें अगर हम, तो 2 से शुरू होके 9 तक है शायद। हाँ, 9 तक है। 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये
8 क्वेश्चन है और 8 में से मैंने 5 कर दिए। कौन कौन से? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब 3 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये जो मैंने काम किया है इसको देख के जरूर अपने नोट्स बनाए होंगे और बना रहे होंगे, नहीं तो बनाएंगे वीडियो देख देख कर, ताकि आपके बाद में जो हम सवाल करेंगे शेरपुर डायग्राम के, बेनियम डायग्राम, उसको करने में कोई दिक्कत ना आए। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।